आयुष्मान योजना है, उसको जो है दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो अब जब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो वो लागू करेगी, तो उससे किसको बेनिफिट होगा? दिल्ली वालों को ही बेनिफिट होगा। करोल बाग की बात करें, तो आप आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जो यहाँ के विधायक हैं विशेष रवि जी, उनके खिलाफ रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है कि भ्रष्टाचार का, कि कहीं पे एसी का उन्होंने कुछ गबन कर लिया। ये सब कुछ बुनियादी सुविधाएँ हैं जो एक सरकार को अपने क्षेत्र वालों को देनी चाहिए। तो ये एक नैतिक ज़िम्मेवारी होती है सरकार की, विधायक की, जिला अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा हूँ कि इस बार भी हम दिल्ली में भी कमल का फूल खिलाएँगे और बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएँगे। मौका किसी को भी मिले, हम सबको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम सब ने मिलकर अपने आपसी भेदभाव भूलकर सिर्फ़ कमल का फूल खिलाना है। तो ये लोगों के मन में गलत भावना है या मिसकंसेप्शन है कि हम लोग बिजली का बिल हमें फ्री आ रहा है, कोई फ्री बिल नहीं आ रहा हमारा। पहले तो आप ये बताइए ना कि आप उसको माफ़ कर रहे हो, वो आए क्यों हैं? तो इसका मतलब वहाँ भी भ्रष्टाचार है कि हमें दिल्ली सरकार कोई मुफ़्त बिजली, कोई मुफ़्त पानी नहीं दे रही है। वो मुफ़्त दे रही है हमें प्रदूषण। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे। हमारी नेता हैं बांसुरी स्वराज जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से करोलबाग जिले के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक आनंद लाल, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। आज उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कि पार्टी की क्या तैयारी है और वो किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो यही है कि आप जैसा कि विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप विधानसभा चुनावों को देख रहे हैं? क्या तैयारियां हैं पार्टी की? जय श्री राम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप आए और आपने इस बारे में मेरे से चर्चा करी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हम ये विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएँगे दिल्ली में। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि जी जो केजरीवाल सरकार है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट में लिप्त हो चुकी है। इसके जो विधायक हैं वो इसी कारण से इनको छोड़-छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इनका साथ छोड़ दिया है क्योंकि वो उनका ये मानना है कि जो केजरीवाल जी हैं वो खुद भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमें सबूत देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप हमारे दिल्ली का हाल देख रहे हैं। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड, जैसे कि पानी, जैसे कि प्रदूषण, जैसे कि आजकल उनका सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है टॉयलेट स्कैम। तो ऐसे अनेकों स्कैम हैं जिनसे वो केजरीवाल सरकार लिप्त हो चुकी है और केजरीवाल जी जो हैं वो इस बार जनता की चॉइस नहीं रहेंगे। इस बार जनता ने ये ठान लिया है कि केजरीवाल जी को वो दिल्ली से हटा देंगे और इस बार दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अगर बीजेपी की बात करें, उनकी नीतियों की बात करें, उनके कामों की बात करें, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र में है और जिस तरीके से उनका काम रहा है, क्या मतलब आगे का क्या विज़न आप देख रहे हैं बीजेपी का? अगर बीजेपी लगातार अगर दिल्ली में भी सरकार बनाती है विधानसभा चुनाव में, तो किस तरीके की छवि हमें देखने को मिलेगी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने देखा होगा कि उन्होंने 10 सालों में इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जैसे हमारा देश आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक है और आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो यही हमारे लिए सबसे पहले गर्व की बात है। दूसरी, आप ये देखेंगे कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका पूरा आदर सम्मान होता है। जहाँ भी वो जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे पूरे सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता है और बिल्कुल एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है, बिल्कुल जैसे एक घर दूसरे घर वाले से मिलता है, दोस्त की तरह मिलता है, ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति हैं वो उनसे मिलते हैं। तो यही एक संकेत है कि हमारा जो देश है कितनी तरक्की कर रहा है और वो तरक्की क्यों कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के विज़न के कारण कर रहा है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं हमारे 10 साल में हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी जो नीतियाँ हैं, जैसे चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जिसने गरीब के घर तक, जहाँ पे गरीब बहनों और माताओं के लिए चूल्हे की व्यवस्था करी है, जो लोग लकड़ी जला के अपनी आँखें ख़राब करके
खाना बनाते थे उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया है। चाहे आयुष्मान योजना हो जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। चाहे किसान सम्मान योजना है जिसमें कि आपको अगर किसान को 6,000 रुपये साल तक का सब्सिडी दी जाएगी, इनकम दी जाएगी सरकार की तरफ से। चाहे वो आपका पेंशन योजना हो, अब वृद्ध पेंशन योजना है, आपको 60 साल के ऊपर जो है ये सरकार जो है पेंशन प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से अनेक मोदी जी की नीतियां हैं जिनकी वजह से देश तरक्की कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब देश तरक्की कर रहा है तो जब ये सब नीतियां हमारे दिल्ली में भी लागू होंगी तो दिल्ली में भी दिल्ली वासियों को जो है इसका लाभ मिलेगा और दिल्ली भी जो है प्रगति की तरफ बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी आयुष्मान योजना है उसको जो है दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो अब जब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो वो लागू करेगी, तो उससे किसको बेनिफिट होगा? दिल्ली वालों को ही बेनिफिट होगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो 10 साल से दिल्ली में है, उनकी सरकार है। पर अगर आपके ज़िले की बात करें करोल बाग के, जहाँ से आप संयोजक रहे, तो वहाँ पर केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया है? वो बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बसें मुफ़्त करी हैं, हम इलाज मुफ़्त करा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू। तो मतलब आप अपने आस-पास किस तरीके का काम देख रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या कुछ काम किया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार पिछले साल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर 4 साल से राशन जो है केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है, दिल्ली सरकार नहीं प्रोवाइड कर रही। ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि दिल्ली सरकार ये राशन प्रोवाइड करा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केंद्र सरकार प्रोवाइड करा रही है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन की वजह से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें, हम जैसे करोल बाग की बात करें तो आप आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जो यहाँ के विधायक हैं विशेष रवि जी, उनके खिलाफ रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है कि भ्रष्टाचार का, कि कहीं पे एसी का उन्होंने कुछ गबन कर लिया, एसी लगे नहीं, उसका पेमेंट हो गई, या और सड़कें देखिए आप करोल बाग की तो वो गड्ढों से भरी हुई हैं। और प्रदूषण जो है वो दिल्ली में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पानी की व्यवस्था, पानी जो है वो घरों में साफ़ पानी नहीं आ रहा है, कई जगहों पे तो पानी प्राप्त भी नहीं हो रहा है और जहाँ आ रहा है वहाँ पे साफ़ पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। तो ये सब कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो एक सरकार को अपने क्षेत्र वालों को देनी चाहिए। तो ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है सरकार की, विधायक की, जो वो अपनी नैतिक जिम्मेवारियां ही पूरी नहीं कर पा रहा। जैसे हम माने नैतिक जिम्मेवारी कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं या सरकार की जो स्कीम्स हैं वो जनरल लोगों तक पहुंचे, ये एक एमएलए की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी होती है। वो वही पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी बात करें तो आपने कब सोचा कि आपको राजनीति में आना है, और बीजेपी में वो कौन-सी ख़ास बातें थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको बीजेपी से जुड़ना है? मैं पिछले 11 सालों से 12 सालों से बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी का एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ और मोदी जी के आने की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, उनसे प्रेरणा लेकर ही मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है और पिछले 1 साल से मुझे दायित्व दिया गया है। तो मैं संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ का करोल बाग ज़िले का। तो मैं अपने जिला अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये दायित्व दिया। और मैं उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपना दायित्व पूरे अच्छे तरीके से, मन से, निष्ठा से अपना पूरा करूँगा और मैं उनको कहीं भी लेट डाउन नहीं होने दूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्दी दिल्ली में होंगे। अगर उसमें पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो आप किस तरीके से, क्या कुछ उभर करके आएँगे? क्या कुछ काम आप करेंगे अपने ज़िले के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी आए हैं पार्टी में, तब से आप देख रहे होंगे कि पार्टी में एक बहुत हिम्मत और बहुत खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अभी हमने कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव लड़ाए, तो और वो हम दिल्ली की 7 सीटें जीते हैं। तो ये सबसे कितनी इम्पोर्टेंट बात है, 7 की 7 सीटें जीतना। तो एक बहुत हिम्मत आ गई है वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली में
सातों सीटें जीती हैं हमने, और उसी उम्मीद से और उसी पूरे विश्वास के साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भी हम दिल्ली में भी कमल का फूल खिलाएँगे और बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएँगे। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो सरकार में क्या-क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं जो लोगों के फ़ायदे में हो? देखिए जी, ये तो पार्टी का डिसीज़न है, शीर्ष नेतृत्व का डिसीज़न है कि वो किसको मौका देती हैं। मौका किसी को भी मिले, हम सबको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम सब ने मिलकर अपने आपसी भेदभाव भूलकर सिर्फ़ कमल का फूल खिलाना है और मिलकर भाजपा को जिताना है और उसका मुख्यमंत्री बनाना है। अब रही कि अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप क्या-क्या कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि एमएलए के जो फ़र्ज़ हैं, जो दायित्व हैं, वही बेसिक सुविधाएँ हैं लोगों को, वही बेसिक सुविधाएँ प्रोवाइड कराना ही सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिजली, पानी, मेडिकल और एजुकेशन, ये बेसिक सुविधाएँ हैं। मैं इन बेसिक सुविधाओं पे पूरा काम करूँगा और मेरा सपना है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ करूँ। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इतने टाइम से वो सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, और कहते हैं कि आम आदमी हैं, आम जनता के बीच के आदमी हैं। फिर भी अभी उनके ऊपर उनके शीश महल का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था कि 55 करोड़ रुपए का उन्होंने शीश महल बना लिया। उस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे, तब उन्होंने ये वादा किया था कि वो घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ठीक है? मैं एक कॉमन मैन हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। तो वो सारी बातें धीरे-धीरे ख़त्म हो गईं, ठीक है जी। उन्होंने सिक्योरिटी भी ली और उन्होंने घर भी लिया, घर क्या बंगला लिया, बंगला भी शीश महल का नाम दिया गया उसको, उसमें 55 करोड़ रुपए लगाकर उसको बनाया गया। ये तो सब पेपर में लिखा है, ये तो सब न्यूज़ में चल ही रहा है। और अभी जब वो सीएम पद से हटे हैं, तो उसमें एक और स्कैम आ गया, टॉयलेट स्कैम, जिसमें उन्होंने अपने गोल्ड प्लेटेड पॉट और वॉश बेसिन को उतार के ले गए। तो ये केजरीवाल जी की भ्रष्ट नीतियाँ और भ्रष्ट मंशा को दिखाता है और भ्रष्ट सरकार को साबित करता है कि केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट में लिप्त है। और केजरीवाल जी ने जो वादे किए, जो बातें कहीं, वो सब झूठी हैं, सारे झूठे वादे हैं उनके। उन्होंने चाहे वो मकान लेने से हो, सिक्योरिटी लेने से हो, अपने आप को एक कॉमन मैन बताने से हो, सब झूठ बोला उन्होंने। झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया, दिल्ली की जनता में अपना नाम बनाया, सीएम बने। तो आप अगर उनका वो देखेंगे तो उनका 10 साल में जो सारा करियर रहा, सारा सीएम पद पे जब वो रहे, वो सारा सब झूठ था, झूठों का पुलिंदा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनसे लेकर उनके विधायकों से लेकर उनके मंत्रियों से लेकर आप देख ही रहे हैं, सब भ्रष्ट हैं। पूरी सरकार तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, सब जेल में रहकर आए हैं और केजरीवाल जी के पास ऐसा कुछ नहीं है नया जो वो कह सकें या दिल्ली की जनता को गुमराह कर सकें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता ने ठाना है कि वो बीजेपी को जिताएगी, बीजेपी का कमल खिलाएगी और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी। आपने अभी भी कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत रही है, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो अगर बीजेपी आती है तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो स्थिति है प्रदेश में, महिलाओं के लिए क्या कुछ बीजेपी करेगी? जो वीकर सेक्शन है हमारे, उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी? आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, डिफ़िकल्टीज़ का, चैलेंजेस का, तो उन्हें किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा उन चैलेंजेस को? मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है और हमारा मुख्यमंत्री होता है और हमें पूरी पावर मिलती है दिल्ली में काम करने के लिए, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिन पे काम करेंगे। जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट का कहा, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि वुमेन जो हैं, जो औरतें हैं, सिर्फ उनको फ्री में बस दे देने से या बस में ट्रैवल फ्री कर देने से वो उनको पावर नहीं मिलती। पावर कैसे मिलती है? जब आदमी अपने पैरों पे खड़ा होता है, सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होता है। तो सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है? या तो उसको अच्छी एजुकेशन मिले, एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन पूरी करने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिले, नौकरी मिलने के बाद उसको वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपनी इनकम उसको हो सकती है। तो ऐसे ही आप सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनोगे।
तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें पावर मिलती है, हम बीजेपी सरकार में आती है, तो हम औरतों के लिए, बहनों के लिए अपने सबसे पहले तो बेसिक सुविधाएँ जो हैं उनकी एजुकेशन उस पे काम करेंगे कि आज भी हमारे घरों में छोटे-छोटे इलाकों में आप देखें, झुग्गी बस्तियों में देखें, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं पूरी प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि वो एजुकेशन लें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करके वो एक मुकाम हासिल कर सकें जिससे कि वो अपनी नौकरी लगा सकें, जिससे कि वो सोशली और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सकें। अगर वो इंडिपेंडेंट हो सकेंगी तो वो अपना घर भी चला सकेंगी। तो इसी माध्यम से वो अपने आप को पूरे रूप से निर्भर हो सकती हैं। सिर्फ़ फ्री में बस टिकट दे देने से वो निर्भर नहीं हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ की बात करें तो सिर्फ मुफ्त बसें ही नहीं हैं, बल्कि वो ये भी दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप घर जाएँगे तो आप अपना बिजली का बिल निकाल के देखिएगा और उसमें देखिएगा कि आपके कितने यूनिट हैं और आपका कितना बिल आया है। जो बिल आया है आप उसको उसके यूनिट से डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपल फ़ॉर्मूला है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये कहते हैं ₹2.5 ₹3 रेसिडेंशियल है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो ₹4 ₹5 ₹6 ₹7 ₹8 कहीं तक भी पहुँच सकता है। हमारा ₹100 का अगर बिजली का बिल है तो हम 65 से 70% तक टैक्स दे रहे हैं। पीपीएसी एक चार्ज लगा रखा है दिल्ली सरकार ने, वो क्या है? पेंशन है। किसको पेंशन है? हम सोचेंगे कि जो हमें वृद्ध पेंशन मिल रही है या वो औरतों को पेंशन, विधवाओं पेंशन मिल रही है, वो कोई वो पेंशन नहीं है। वो जो बिजली विभाग के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पेंशन हम पे कर रहे हैं। अब एम्प्लॉइज़ वो तुम्हारे विभाग के हैं, उनकी पेंशन हम पे कर रहे हैं, एक आम जनता पे कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। पता नहीं आप इस बात से अवगत हैं कि नहीं हैं। और भी अलग-अलग तरीके के टैक्स लगा रखे हैं, मतलब सा 60-70% जो हैं आपके ₹100 के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं। अगर हमारा ₹100 का बिल है तो हम ₹170 पे कर रहे हैं। आज जाकर अपना बिजली का बिल देखिएगा। तो ये लोगों के मन में गलत भावना है या मिसकंसेप्शन है कि हम लोग बिजली का बिल हमें फ्री आ रहा है। कोई फ्री बिल नहीं आ रहा हमारा। दूसरी बात है कि आपने कहा पानी, पानी फ्री, कोई पानी फ्री नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए उसके घर में कितने बिल आ रहे हैं पानी के। आज भी कितने केस पेंडिंग पड़े हैं दिल्ली सरकार में, दिल्ली जल बोर्ड में, लोगों के जो ये हमारे इतने बढ़ते हुए बिल की वजह से। अब मैं कल परसों मैं सुन रहा था कहीं पे, तो वो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि शायद हमारी सरकार को मौका मिलेगा, केजरीवाल जी की सरकार को मौका मिलेगा तो जितने बिजली के पानी के बिल हैं उसे माफ़ कर देंगे। तो पहले तो ये बताइए कि पानी के आपके इतने बड़े हुए बिल आ क्यों रखे हैं? पहले तो आप ये बताइए ना कि आप उसको माफ़ कर रहे हो, वो आए क्यों हैं? तो इसका मतलब वहाँ भी भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार कोई मुफ़्त बिजली, कोई मुफ़्त पानी नहीं दे रही है। वो मुफ़्त दे रही है हमें प्रदूषण। आप देखिए एक्यूआई लेवल कितना पहुँच चुका है दिल्ली का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे। आपको पता होगा, ये तो पेपरों में आया था। तो 2-3 दिन वो बीमार पड़े रहे, उनको इन्फेक्शन हो गया, स्किन एलर्जी हो गई, उनको अपना इलाज कराना पड़ा, डॉक्टर से जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो यही सब दिखाता है कि यमुना, उन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि यमुना हम साफ कर देंगे। उन्होंने पिछले चुनाव का उनका वादा था कि हम अगले चुनाव में आपसे तभी वोट मांगेंगे जब हम यमुना साफ कर सके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वोट किस बात पे मांग रहे हैं। अपने वादे पे रहें। वो वीडियो क्लिपिंग है, बहुत चल रही है। तो जब उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके पास आऊँगा वोट मांगने तभी जब यमुना साफ होगी, तो यमुना साफ नहीं है तो उनको मेरे हिसाब से वोट नहीं मांगना चाहिए। हमारी नेता हैं बांसुरी स्वराज जी। करोल बाग ज़िले में 5 विधानसभा हैं। करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से वो सांसद बनी हैं, उस दिन से ही उन्होंने अपने करोल बाग ज़िले में लोगों की बेसिक सुविधाओं के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पटेल नगर में बलजीत नगर है। उस पटेल नगर विधानसभा में बलजीत नगर में वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे वो जून में जीत कर आईं, तो जून में गर्मी का टाइम होता है, तो गर्मी के टाइम में दिल्ली में पानी की समस्या वैसे भी रहती है, अधिक रहती है, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं आ रहा था। कई दिनों से पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। तो दिल्ली सरकार वाले जो हैं वो वहाँ पे पानी प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे थे। तो हमारी सांसद महोदय ने जिस दिन से जीत कर आई हैं, उस दिन से आप पटेल नगर, बलजीत नगर में जाके आप चेक कर सकते हैं। वो उसी दिन से वहाँ टैंकर
टैंकर पे टैंकर प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि लोगों को पानी मिले। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार से काम करती रहें और जनता का ध्यान रखती रहें और देश का विकास होता रहेगा।